देखिए, क्वेश्चन आपके लिए। एक कमरे में 99% पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। यदि कुछ पुरुष बाहर चले गए हों तो पुरुष 98% हो जाते हैं। बताओ कितने पुरुष बाहर गए। इन ए रूम 99% आर मैन एंड देर आर 3 वुमेन। इफ सम मैन लीव द रूम देन द मैन बिकम 98%। हाउ मैनी मैन लेफ्ट द रूम। रूम कितने लोगों ने छोड़ा, संख्या बतानी है आपको। करिए। देखिए, कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है। तो इसका मतलब उस रूम में टोटल लोग भी कितने परसेंट होंगे, 100%। चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, 100% होंगे। आपसे खुद से कहा गया कि उसमें दो चीजें हैं, पुरुष या फिर क्या है, महिला। देखिए, पुरुष देखा जाए तो सवाल कह रहा है 99%, तो इसका मतलब महिला कितनी परसेंट हो गई, 1%। और 1% की वैल्यू सवाल में दी हुई है, कितनी, महिलाएं 3 है। तो अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की कितनी, कमरे में 300 लोग हैं। अगर 300 लोग हैं तो हमें पता लग गया महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। बोलो क्लियर है। फिर अगला ये कह रहा है कि कुछ पुरुष बाहर चले गए और अब पुरुष 98% रहे। इसका मतलब 2% महिलाएं हो गई, लेकिन है तो 3 ही महिलाएं। केवल जब कोई चीज कम हो जाती है ना तो दूसरी की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मुझे एक बात बताओ, कल हमने लास्ट क्लास में हमने ताजा फल और सूखे फल का मान देखा था। तो ताजा फल में पानी का परसेंट क्या था, ज्यादा, और सूखे फल में पानी का परसेंट। जब एक चीज कम हो जाती है तो छिलका ऑटोमेटिकली रहेगा तो उतना ही, लेकिन परसेंट में मान उसका बढ़ जाएगा। समझ गए। छिलका 3 किलो है तो 3 किलो ही रहेगा, लेकिन परसेंट में दूसरी चीज कम हो गई। कुल 100% बनाने के लिए पानी पहले 60% था तो वही छिलका 40% गिरा करता था। जब पानी 20% हो गया तो वही छिलका 80% गिरेगा। छिलका तो वही है। तो इसका मतलब फिर चीज क्या है, फैक्ट ये है कि जब एक चीज की मात्रा कम हो जाती है तो दूसरा उतना ही हो लेकिन उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। फिर समझ गए। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कुछ पुरुष बाहर चले गए तो अभी भी जितने बच्चे हैं वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। उनमें अपन यहां मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। अब बताओ मेल कितने बचे और महिलाएं कितनी हो गई। और 2% में अभी भी महिलाएं कितनी, ना महिला आई ना गई। पहले कितनी थी, 3, और अब भी कितनी है। तो यहां से अगर मैं इसको 100% बनाना चाहूं तो 1% की वैल्यू 3/2। तो 100% अब कमरे में लोग होंगे तो 3/2 और गुणा में क्या कर दें, 100। 100 से 100 कितनी बार कटा, और 50 का 3 गुना। अब आप ये कहेंगे कि पहले लोग कमरे में कितने थे, अब लोग कमरे में कितने हैं, कितने कम हो गए, कौन चले गए, पुरुष। 150 पुरुष चले गए। तो आपसे कहा गया कितने पुरुषों ने रूम छोड़ा, तो इसका मतलब 150 पुरुषों ने रूम छोड़ा। बोलो क्लियर है क्या। ध्यान से सुन लेना वरना गलत करते हैं। 100% का मान 300, 100% का मान 150, 150 कम हो गया वो पुरुष बाहर चले गए। ठीक है, नोट करिए।
हो गया। नेक्स्ट, एक कंपनी एक सेल्समैन को सामान्यतः 12% कमीशन देती है और 15,000 से ज्यादा की बिक्री कर दी तो 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7,650 रुपए हो तो उसने कंपनी का कितने रुपए का सामान बेचा? ये चीज आपसे पूछी। दोबारा सुनना, जैसे ये ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, अलग अलग नई खूब सारी आजकल तो कंपनियां खूब निकल के आ गई। पहले दो ही नाम सुना करते थे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, लेकिन आजकल बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां हो गई। ऑनलाइन का मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बस विश्वसनीयता कम होती जा रही है। कुछ चीज़ों पर निगरानी रखना जरूरी है। कई बार आप जब खरीदोगे तो फोटो में देखोगे तो आपको क्या गजब लगेगी चीज़ की, यार ये तो मेरे लिए ही बनी है, ऐसा लगेगा आपको। और जब वो चीज़ धरातल पे आएगी तो फिर तोते उड़ जाते हैं। उस चक्कर में उन मार्केटिंग कंपनियों में क्या है कि आधे लोग ही रिटर्न करते हैं चीज़ों को, वो और आधे लोग जो है वो रख लेते हैं उसको। तो इससे उनका क्या है, बचा हुआ सामान बिक जाता है। पहले आपने सुना होगा ना, जो भी घर पे दुकान या कोई छोटी मोटी खुदरा विक्रेता रहता था, रिटेलर रहता था, कभी भी सामान बेचा करता था तो उसका जो पुराना सामान है वो बचता ही जाता था, बचता ही जाता था, तो वो कोई ऑफर लगा के बेचता था उसे। ऑनलाइन मार्केटिंग में आजकल मजे हो गए लोगों के, बचा हुआ सामान ऐसे बेच रहे हैं और ज्यादा पैसा और कमा रहे हैं, बचे हुए सामान पर मुनाफा और कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन फोटोएं इतनी शानदार दिखती हैं। ये तो वो इंस्टाग्राम वाला वो वाला काम हो गया शायद, फिल्टर वाला। क्यों? क्योंकि जैसे आप फोटो डालते हैं तो आप फोटो डालेंगे तो एक तो आपकी नॉर्मल फोटो वो तो कितनी बेहतरीन है आपको भी पता है, और जैसे ही आप फिल्टर लगाएंगे होठ तो लाल हो जाएंगे आपके, और अलग अलग प्रकार की फोटोएं आपकी बन के आएंगी। उसी प्रकार से वो वैरायटी आपको देखने में आकर्षित करेगी आपको, लेकिन होंगी नहीं, लेकिन फिर भी वो चीजें चल रही हैं। तो आप में से किसी ना किसी ने ऑनलाइन सामान जरूर मंगवाया होगा, और ऑनलाइन सामान जो देने आता है उसको अगर फिक्स सैलरी मिलेगी तो वो लापरवाही करेगा। इसका मतलब अगर वो ज्यादा बेचेगा तो कंपनी ज्यादा प्रोग्रेस करेगी, वो ज्यादा सामान तब बेचेगा जब उसको 2 रुपए का फायदा होगा। तो आजकल ये कंपनियां हैं, ये बोनस के रूप में चीजें देती हैं, इंसेंटिव भी बोलते हैं। बैंकों वाले भी, बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में आप काम करोगे ना तो आप जितना काम करोगे उतना आपका इंसेंटिव भी बनता है। तो इसलिए आदमी अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनी को मुनाफा देता है। तो एक आदमी को जैसे हमने रख लिया, मान लो कोई कंपनी है और सामान बेचने वाली कंपनी है, उसको रख लिया, मैंने कहा तुझे हमेशा ही जितना तू बेचेगा उसका कितना परसेंट मिलेगा? 12%। 100 रुपए का कंपनी का सामान बेच दिया, हमारा 100 रुपए की चीज बेच देगा, 12 रुपए उसके बन गए, उसमें से 88 हमारे हैं। और फिर मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार ऐसे तो ये फिक्स सैलरी हो गई, फिक्स सैलरी होगी तो काम बनेगा नहीं। उसको थोड़ा लालच दो ताकि ये जाकर भी बेचे, वरना तो घर बैठ जाएगा या कहीं दुकान खोल के बैठ जाएगा कि यहाँ जो आएगा उसको दे दूंगा और बाकी ऐसे बैठा रहेगा। तो मैंने उसको लालच दिया कि अगर तुम ऐसा करो, 15,000 से ज्यादा का सामान अगर बेचने लग जाओगे तो 12 तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना और मिलेगा? 1% आपको बोनस और मिलेगा, 1% बोनस मिलेगा। और इस प्रकार से मैंने उस आदमी ने अपनी महीने की सैलरी जो जोड़ी वो कितनी जोड़ी। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि कमीशन का कितना है, बोनस का कितना है। आपसे ये पूछा कि बताओ कंपनी का सामान कितने रुपए का बेचा। तो सबसे पहले बेसिक से जानिए इस सवाल को। मैंने ये मान लिया कि माना कंपनी की टोटल जो सेल हुई है वो कितने रुपए का सामान सेल हुआ है, x रुपए का सामान सेल हुआ है, x रुपए की चीज बेच दी आपने। अगर x रुपए का सामान बेचा है तो अगला तुरंत ही कह देगा लाओ 12%। बोलो क्लियर है क्या? जितने रुपए का सामान बेचा उसका 12%। क्या मांग रहा है? खुद का कमीशन मांग रहा है 12%, तो x का 12%। फिर अगला कह रहा है ऊपर का जो पैसा है, कितने से ऊपर का? 15,000 से ऊपर के पर कह रहा है लाओ बोनस भी दो। ये तो सारे पर आपने कमीशन दिया है, कह रहा है लाओ बोनस तो दो। तो मैंने कहा बोनस तो 15,000 से ऊपर मिलेगा। बोला बेचा होगा 15,000 से ऊपर, तो अगला मैंने कहा ये ले, प्लस कर रहा हूं इसमें मैं आगे, प्लस कर दिया और x माइनस 15,000 कर दिया। ये ऊपर की सेल का पैसा है कंपनी का। कैसे? अगर 20,000 का सामान बेचता है तो बताओ 5,000 ही निकलेगा, है या नहीं है भाई? 20,000 में से 15 घटा दो, कितना निकलेगा? 5,000 का बोनस मिलेगा। अगर 50,000 है तो 50 में से 15 घटा दो, 35,000 का बोनस। 15,000 तक का माइनस कर दिया, बोनस तो ऊपर के पर ही मिलेगा। तो जो भी उसने ऊपर की बिक्री की है x रुपए में से 15 कम कर दिए, बताओ इस पर हम उसको कितना परसेंट देते हैं? अगर 10 से ऊपर तो 10 तक कम कर देते, 15 से ऊपर तो अब ये 15 से ऊपर ही निकलेगा, इसमें कोई भी मान रख दो आप, 15 से ऊपर का पैसा बचेगा। 20,000 का बेचता है तो 5,000 बचेगा, 15 कम कर दो, 5,000 पर ही बोनस मिलेगा। समझ गए?
तो इस प्रकार से मैंने उसको 1% भी पकड़ा दिया। अगला कह रहा है भाई साहब 7650 आ गए। कितने आ गए? 7650 रुपए आ गए। एक्स का मान बताना है, बता देंगे, क्या दिक्कत है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमने ये सीख रखा है कि परसेंट हटा के किसका भाग देना है। तो मैंने तुरंत ही यहाँ 12x/100 लिख दिया। भाई 12x से गुणा होगा 12x और बटे में 100, प्लस में यहाँ 1/100 आएगा। कितना आएगा? 1/100। तो x माइनस 15,000 और गुणा 1/100 और बराबर 7,650। बताओ 1/100 नीचे से 100 को कॉमन ले लूं क्या? नीचे से 100 को कॉमन लूंगा और फिर इधर वाली तरफ गुणा कर दूंगा। बोलो क्लियर है दोनों में से? तो नीचे से 100 कॉमन लिया तो बताओ यहां क्या बचा, प्लस में यहां क्या बचा, x माइनस 15,000 और ये 100 उधर चला गया तो 7650 और 2 जीरो और लगा दो 100 वाली। बोलो क्लियर है क्या? 100 का काम हमने खत्म कर दिया यहाँ पे। अब बताइए 12x और 1x कितना हुआ? माइनस में 15,000 और बराबर 7,65,000। बोलो यही आया क्या? ये 15,000 इधर माइनस का है, उठ के इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। और प्लस का होगा तो 765 और 15 कितना हुआ? 780। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे कि 13x का मान 7,80,000 है। अगर आप 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 6 78 और 4 जीरो लगा दो। इसका मतलब कुल मिला के उसने कंपनी का कितने रुपए का सामान बेचा है? 60,000 रुपए का सामान बेचा। बोलो क्लियर है क्या? ये हमारा एकदम बेसिक से सवाल का उत्तर दे दिया हमने। फिर से समझिए, x रुपए का हमने मान लिया कि x रुपए का सामान उसने कंपनी का बेचा होगा। आफ्टर दैट x का 12% कमीशन मांगने लग गया और x में से 15 कम कर दो, ये ऊपर का पैसा आएगा हमेशा। और ऊपर के पैसे पर कितना परसेंट मांग रहा है? 1%। 1/100 लिख दिया, 100 कॉमन ले लिया, उधर गुणा कर दिया, 12 और 1 13x, 15,000 जोड़ दिया, 13x बराबर 780, x का मान 60,000 आ गया। एक तो तरीका है हमारे पास, ये ऐसे कर सकते हैं हम सवाल को। एक तरीका और क्या है, एक आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे 15,000 तक अलग पैसा मिल रहा है अगले को और 15,000 से प्लस पर अलग पैसा मिल रहा है। बोलो क्लियर है? बताओ 15,000 तक उस आदमी को कितना परसेंट पैसा मिला और 15,000 से ऊपर कितना मिला? कैसे? बोनस जुड़ के आएगा 15,000 से ऊपर। बोलो क्लियर है? और इस प्रकार से अगला कह रहा है कि मेरी सैलरी 7,650 बन रही है। बोलो क्लियर है? अब मान लो मेरा स्टूडेंट था, हमने लगा दिया, तो वो ये कह रहा है सर समझ में नहीं बैठ रहा, कभी तो कंपनी 12% दे रही है, कभी कंपनी 13% दे रही है, मतलब कैलकुलेशन इतनी हो नहीं रही। तो फिर वो मेरे को कंपनी के पास ले गया। मैंने कंपनी को सीधा सीधा कहा, मैंने कहा देखो इसको कैलकुलेशन तो आती नहीं है और आप ऐसा करो इसको हमेशा ही 13% देने लग जाओ। हमेशा ही कितना देने लग जाए? 13%, ताकि ये सोचे कि 100 का सामान बेचूंगा तो 13 मेरे। बोलो क्लियर है क्या? मैंने कहा इसको हमेशा ही 13 देने लग जाऊं। अब कंपनी बड़ी मुश्किल से मानी। मैंने कहा यार तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, केवल 15,000 तक 1% और बढ़ाना पड़ रहा है, बाकी ऊपर तो 13 दे ही रहे हो। 15,000 तक कितना बढ़ाना पड़ रहा है? तो कंपनी कह रही है यार भाई साहब 1% बढ़ा तो देंगे लेकिन हमें 150 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे सैलरी। 15,000 तक का 1% कितना आया? 150 रुपए। 150 रुपए हमें बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने कहा बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ गया, इतनी बड़ी कंपनी है। बोला चलो ठीक है आप कहते हो तो बढ़ा दी। अब वो कंपनी उसको कितने रुपए दे रही है? 7,800। और अब वो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि कंपनी हमेशा ही मुझे कितना परसेंट देती है? 13% देती है। इसका मतलब ये जो सैलरी बनी है ये 13% है कंपनी का। बताओ कंपनी का कितना है? तो कंपनी की सेल अपने आप में कितनी परसेंट? 100%। तो अगर 13% की ये वैल्यू है तो 13 एकम 13 और 13 छिगे 78। बताओ 1% की वैल्यू कितनी? तो 100% की वैल्यू कितनी? 60,000 का सामान बेचा उसे। यहां से भी उत्तर बता सकते हैं हम। एक तरीका और भी है हमारे पास, इसको एक बार दोबारा देखना। 15,000 तक कितना परसेंट और 15,000 से ऊपर हमने रिक्वेस्ट करके इस नीचे वाले को बराबर करवाना है, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा दो। अगर 14 करना होता तो 2% बढ़वाते, 12.5 करना होता तो आधा % बढ़वाते, जितना बढ़ाना है उतना। तो 12 को 13 बनाना है तो 1% बढ़वा दिया। 1% में पैसा कितना बढ़ाना पड़ा? 150 रुपए सैलरी बढ़वाई तो 7,800 हो गया। और कंपनी का हमेशा ही कितना परसेंट हो गया? 13%। अगर हमेशा ही 13% हो गया तो कुल मिला के हमने लिख दिया 13% बराबर 7,800। तो 1% बराबर कितना? 600। तो 100% का मान कितना आ गया? 60,000। इसी सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे आगे करके देखें। एक तो 15,000 तक बात हो रही है और एक 15,000 से ऊपर बात हो रही है। बोलो यही बात हो रही है। 15,000 तक हमने कितना परसेंट बोला और 15,000 के ऊपर कितना बोला। और इस प्रकार से अगले की सैलरी 7,600 कितनी बनी? 50।
तो ओवरऑल 15,000 से अगर ऊपर का सामान बेचा है तो ऊपर का कितना बेचा ये तो नहीं पता, लेकिन इसका 12% तो निकाल ही सकते हैं कितने बनेंगे। 15,000 का 12%, तो बताओ 15,000 का 10% कितना आया? 10% 1500, 10% कितना आया? 1500, और 2% 150, 150 तो 1500 और 300, 1800 रुपए उसने 15,000 तक कमाए। 1800 रुपए उसने कहां तक कमाए? ये कमीशन के कमाए हैं कुल मिला के। तो यहां से बाकी सैलरी कहां से कमाई? ऊपर की बिक्री पर। बाकी सैलरी किस पर कमाई? ऊपर की बिक्री पर। तो अगर 7650 में से 1800 जाता है तो कितना आता है? 5850। 5850। और ये बताओ ऊपर की कमाई का पैसा है, और ऊपर की कमाई पर लेता कितना परसेंट है? भाई इसको तो निकाल लिया हमने। अब बाकी जो पैसा आया है वो ऊपर की कमाई पर आया है, और ऊपर की कमाई का कितना परसेंट है? 13%। तो 13% की वैल्यू 5850 है, तो 13 एकम 13, 13 चौक 52, 6 65, 13 पंजे 65, और जीरो उतार दो। ऊपर की कमाई का 1% कितना? 450। तो ऊपर की कमाई का 100% कितना? इसका मतलब ऊपर का सामान 45,000 का बेचा। ऊपर का कितने का? और पहले कितने का? 45 और 15, 60,000 रुपया। बोलो क्लियर है क्या? पहले 15 के का बेच चुका है, अब 45 के का और बेच दिया ऊपर का, तो कुल मिला के कितना हो गया? 60 के। बोलो क्लियर है क्या? नोट करिए इसे।
ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट ईयर एक कंपनी एक सेल्समैन को सामान्यतः 8% कमीशन देती है। 20,000 से ज्यादा सामान बेच देगा तो 1% बोनस देगी। यदि सेल्समैन कुल कमाई 7,000 रुपए करता है तो कंपनी का कुल कितने रुपए का सामान बेचा उसने। तीनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगता है, आसान लगता है, आप उस मेथड से करिए। ठीक है, कर लिया। देखिए, एक तो 20,000 तक की बात हो रही है, एक तो 20,000 रुपए तक बात हो रही है और एक 20,000 से ऊपर की बात हो रही है। 20,000 तक कितना परसेंट और 1% बोनस मिला के ऊपर कितना 9% और कुल मिला के अगले की कमाई कितनी है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ भी 1% बढ़वा देंगे ताकि हमेशा ही कंपनी कितना परसेंट दे दे 9%। अगर 1% बढ़वाना है तो आपको 200 रुपये बढ़वाने पड़ेंगे। एक अंक बाद 10%, 2 अंकों बाद 1%, तो आपको 200 रुपये बढ़वाने पड़ेंगे और 200 रुपये बढ़वाने पड़ेंगे तो कुल मिला के कितने कमाने लग गया। ये कंपनी का कितना परसेंट है। अगर कंपनी का पैसा निकालना है तो 100% का मान निकालना पड़ेगा। अगर 9% का हिस्सा ये है तो 1% की वैल्यू 9 अंटे 72, बताओ कितना 800। तो कितने रुपए का सामान बेचा 80,000 का। तो अगर आपसे ये कहे कि ऊपर बोनस की कमाई कितने रुपए पर मिली तो क्या आंसर होगा। बोनस की कमाई तो 20,000 से ऊपर पर मिली है तो 80 में से 20 गया तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। बोनस की कमाई कितने पैसे पर मिली 60,000 पर मिली है केवल। इस प्रकार से हमसे सवाल अलग अलग तरीके के पूछे जाएंगे और दोनों मेथड आप उनसे भी सवाल सोल्व कर सकते हो, डील कर सकते हो। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। एक कंपनी एक सेल्समैन को सामान्यतः 10% कमीशन देती है। 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर 2% बोनस भी देती है। सेल्समैन की कुल कमाई 1,400 रुपए हो तो उसने कंपनी का कितने रुपए का सामान बेचा। कितना आएगा 14,000। 14,100 है तो यहाँ एक लगा देना। 14,100 रुपये बता रहे हैं यहाँ, अगर मिसप्रिंट है तो देख लेना। 14,100 रुपये, इंग्लिश में भी 14,100 रुपये कर देना, लेकिन ये तो इंग्लिश में तो अलग ही चीज़ है। 10% एंड 2% बोनस वो, हाँ यहाँ तक ठीक है। ये 14,100 रुपये यहाँ। एक तो 15,000 तक की बात हो रही है और एक 15,000 से ऊपर। 15,000 तक कितना परसेंट और ऊपर कितना परसेंट 12। क्यों 2% बोनस के रूप में मिल गया उसे। तो कुल मिला के अगले की कमाई 14,000 कितने रुपए 100 रुपए। अगर 2% इसको भी बढ़वा दें तो हमेशा ही कंपनी कितना परसेंट देगी 12%। 2% के लिए 150, 150 कितने बढ़ाने पड़ेंगे 300 रुपए। तो वास्तव में 14,000 कितने रुपए हो जाएंगे और ये कितने परसेंट हो गया
12% हो गया। अगर 12 से काटेंगे तो एक बार, और 12 गुणा 12 144 होता है। बताओ 1% की वैल्यू तो 100% की वैल्यू 1,20,000 का सामान बेचा है, और ऊपर का बोनस कितने रुपए पर मिला? 1,05,000। ठीक है, नेक्स्ट। एक कंपनी एक सेल्समैन को सामान्यतः 5.5% का कमीशन देती है, 5.5% दे देगी। 10,000 से ज्यादा बेचेगा तो आधा % बोनस के रूप में देगी। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 9,166 रुपए रही हो तो कंपनी की कुल बिक्री रुपए में बताओ। कंपनी की कुल बिक्री रुपए में बताओ। देखो, या तो 10,000 रुपए तक का सामान बेच दे, या फिर ऊपर बोनस लेके सामान बेच दे। यहां तक 5.5% चीज मिलेगी, और यहां पर कितनी मिलेगी? 6%। और इस प्रकार से अपनी सैलरी बनवा लेता है। कितनी? इतनी सैलरी बना ली। हमने रिक्वेस्ट कर दी कि बराबर करने के लिए आधा % ही बढ़ा दो, कम से कम आधा बढ़ाएंगे तो कंपनी हमेशा ही कितनी देने लग जाएगी? 6%। आधा %, 1% में 100 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं, तो आधे % में 50 रुपए और बढ़ा देंगे इसके, तो 50 रुपए सैलरी हमने और बढ़वा दी। तो अब कितना कमाने लग गया? और ये कंपनी कहेगी अब हम हमेशा ही कितना % देते हैं? 6% देते हैं। कितना देते हैं? 6% देते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 32 हो गया। 6 पंजे 30, 2 आ गया 21, 6 3 18, 3 36, बताओ 15 36। तो 100% की वैल्यू 1,53,600 रुपए का कंपनी का सामान बेचा होगा ना, तब जाके उसकी ये सैलरी बनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चुनाव वाले सवाल। और चुनाव वाले सवालों के लिए थोड़ा सा डेटा जान लो एक बार। अब चुनाव के सवाल होंगे, चुनाव कराएंगे, 2 उम्मीदवार होंगे, 2 से ज्यादा भी उम्मीदवार हो सकते हैं। उम्मीदवार को प्रत्याशी भी बोला जाता है, इंग्लिश में कैंडिडेट बोला जाएगा। सबसे पहले कोई भी चुनाव होता है तो उससे चुनाव होने से पहले ही चुनाव आयोग के पास क्या होती है? जिन जिन का वोटर कार्ड बना हुआ है, वोटिंग लिस्ट होगी उनकी। जो मर जाएगा वो मृत्यु प्रमाण पत्र आजकल बनाते हैं, तो वहां से चुनाव आयोग खुद डेटा ले लेता है। आपने देखा होगा ना कि हर जगह पर एक BLO होता है, सुना है क्या नाम? BLO यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होता है ये टीचरों को और इनको बना देते हैं गाँव में। तो जैसे आप 18 साल के होंगे, आपके पास फोन भी आते हैं कई बार कि आप अपना वो मैसेज आता होगा कि भाई अपना आप वोटर कार्ड बना लो। ठीक है, तो जिस जिसका वोटर कार्ड बना हुआ रहता है उस गांव के अंदर वो BLO बनाता है, और उससे एक लिस्ट तैयार होती है। वो क्या होती है? वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में से जो भी वोट डालेंगे उस चीज को क्या बोला जाता है?
वोटिंग कितनी हुई। जैसे मान लो यहाँ बूथ लगा दें बाहर और वोटिंग करवाएं, तो हो सकता है हाईटेक अकेडमी में जितने भी आप लोगों का मान लो कहीं भी वो करवाएं, हम वोटिंग कराएं, तो कितने टोटल स्टूडेंट एडमिशन कितने हुए हैं वो वोटिंग लिस्ट मानी जाएगी। लेकिन उनमें से आते कितने, किसी के घर पे काम हो गया, किसी के कोई काम हो गया, कोई क्या करने लग गया, कोई बीमार है, कोई किसी कारण नहीं आ रहा, इसलिए जो जो वोट डालेंगे उनको क्या बोलेंगे, वोटिंग। चुनाव में भी बहुत लोग वोट नहीं डालने जाते, घर पे बूढ़ा आदमी है, बीमार है, नहीं डालने जाता, किसी को पसंद नहीं है डालना, नहीं डालने जाएगा। कोई दूर नौकरी कर रहा है, हालांकि उनको ऑप्शन देता है चुनाव आयोग, बैलेट पेपर पे या कैसे भी करके वो अपना वोट भिजवा सकते हैं। लेकिन मान लो कोई आदमी नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, फौज पुलिस में सरहद पर खड़ा है आदमी, तो नहीं डालेगा वोट। तो इसका वोटिंग लिस्ट में नाम तो है, लेकिन उसने क्या नहीं की, वोटिंग नहीं की। अब इस वोटिंग में क्या है, कई बार फर्जी वोट पड़ जाते हैं, इसलिए फैसला हमेशा फर्जी वोटों से नहीं होगा। कैसे वोटों से होगा, वैलिड वोटों से, वेद मतों से फैसला हो, कभी भी फैसला होगा वेद मतों से। कैसे, जैसे पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, पहले जो चुनाव होते थे ये बैलेट पेपर पर होते थे। वर्तमान में हाल फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं वो किस पर हो रहे हैं, ये किस पर हो रहे हैं, ईवीएम प्लस वीवीपैट पे ये चुनाव हो रहे हैं। बोलो क्लियर। वर्तमान में इस ये शंका के घेरे में भी विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है इन पर, तो ये शंका के घेरे में भी ईवीएम और वीवीपैट, सबसे पहली बार ईवीएम और इनकी जो जांच की गई ये 1998 में सबसे पहली बार चुनावों में काम में ली गई। 1998 में विधानसभा चुनावों में पहले काम में ली गई थी। उसके बाद में पहली बार 2004 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही हुआ और उस समय कांग्रेस पार्टी जीती, और कांग्रेस जीती। फिर अगला चुनाव 5 साल बाद होगा, तो कब, 2009 में, उस समय भी ईवीएम से हुआ केवल। उस समय बीजेपी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि इस ईवीएम में गड़बड़ है, कांग्रेस तो जीत ही नहीं सकती, कांग्रेस फिर जीत गई, तो फिर ईवीएम से फिर चुनाव होता है। और इस बार 2014 में कौन सी पार्टी जीत के आई, एनडीए गठबंधन जीत के आया एक प्रकार से, बीजेपी, ठीक है, इनका कांग्रेस वालों का सबका गठबंधन यूपीए बोला इन्होंने, तो जो बीजेपी पार्टी जीत के आई। फिर 2019 में फिर कौन जीत के आया, बीजेपी जीत के आई। तो फिर कांग्रेस कहने लग गई कि इन्होंने ईवीएम के साथ छेड़खानी की और इसलिए जीत रहे। फिर 2024 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, फिर कौन जीत के आया, एनडीए बीजेपी की पार्टी, सहयोगी पार्टियां। और ये फिर और हल्ला काटा कांग्रेस ने, बोला हम कह रहे थे ना ये ईवीएम में इन्होंने घपलेबाजी कर रखी है, तो वो नहीं कह रहे थे क्या उस टाइम, वो भी तो कह रहे थे कि घपलेबाजी की है। अब घपलेबाजी होती है या नहीं होती, इस प्रकार से चुनाव आयोग पर कई बार शंकाओं के घेरे में चुनाव आयोग आया। वर्तमान में चुनाव आयोग ने खुद की इज्जत मिट्टी में मिलवा रखी है, एकदम जितनी मिट्टी में मिलनी है ना इज्जत उतनी मिलवा रखी है, क्योंकि चुनाव आयोग सही तरीके से जवाब ही नहीं दे पाता बहुत सारी चीजों का। बहुत बार क्वेश्चन मार्क लगाया चुनाव आयोग की बातों पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जवाब मांगा है, लेकिन जवाब दिया जाता है, लेकिन जनता को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। भाई एक जनता आज के समय में ये कहना चाह रही है कि हम अगर भारत में वोट डाल रहे हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि वोट किसको जा रहा है। और हाल ही में 2024 के चुनावों से पहले एक व्यक्ति ने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे, आजकल तो इतना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जमाना है कि एक ऐसी मशीन दबा दी, जैसे मान लो वर्तमान में आपने ऐसा कह दिया कि ये ईवीएम है, तो उसने ऐसी मशीन दबा दी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट, अगर वो 1 नंबर को दबाएगा तो भी 1 नंबर को वोट जा रहा है, 2 नंबर को दबाएगा तो भी 1 नंबर को वोट जा रहा है, और 3 नंबर को दबाएगा तो भी 1 नंबर को वोट जा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस वाला खुश हो रहा होगा कि मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूं, और जा रहा है किसको है, अंदर ही अंदर मशीन कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा और लोग सुप्रीम कोर्ट गए। बार बार सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को खारिज कर देता है, याचिकाओं को कई बार सुन भी लेता है, इन पर काम भी कर लेता है। जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कमियां जरूर निकल के आती हैं, तो कमियां निकल के आती हैं, तो सबसे पहले जो कमियां निकली वो 2014 में महसूस की सुप्रीम कोर्ट ने। और 2014 में क्यों, क्योंकि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आदमी वोट तो दे रहा है लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा वोट कहां जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पहली बार ऐसा कहा कि आप लोग ऐसा करिए। इसके साथ एक सरकार को कहा कि देखो कोई भी वोटर वोट दे रहा है तो आप ऐसा करिए, उसका विश्वास जीतिए कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है। इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिससे वोटर को विश्वास हो। अब मान लो मैंने यहां बटन दबाया और वोटर को पता ही नहीं वो वोट कहां गया, इसका मतलब उस चीज को जोड़ने के लिए 2014 में पहली बार एक मशीन लाई गई जिसका नाम क्या था, वीवीपैट। इसकी फुल फॉर्म भी होती है, याद रखनी चाहिए।
तो जो वीवीपैट है वो वाली मशीन है। किस किसने वोट दिया आप लोगों में से आज तक? हाथ ऊपर करें। वीवीपैट वो वाली मशीन है कि ईवीएम तो एक प्रकार से आपका एक ऐसे बक्सा होता है, इसमें यहां प्रत्याशी का नाम लिखा, पार्टी का नाम लिखा हुआ रहेगा, प्रत्याशी का नाम लिखा हुआ रहेगा, और यहां उसका चुनाव चिन्ह लिखा हुआ रहेगा, और यहां ऐसे नीले नीले बटन लिखे हुए होंगे। यहां बटन होंगे सारे, यहां बटन ये सारे। और यहां पर जैसे मान लो कोई भी आदमी है, एक्स आदमी है बीजेपी, वाई आदमी है कांग्रेस, फिर जेड आदमी है अलग पार्टी समाजवादी पार्टी, इस प्रकार से नाम लिखे हुए रहते हैं। तो इसको कहते हैं ईवीएम। और ईवीएम में आप बटन दबाते थे तो वोट चला जाता था। अब आपको पता नहीं लगा वोट किसके पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके साथ एक बक्सा और जोड़ो, और इसके साथ एक इस प्रकार का बक्सा जोड़ो कि उसके अंदर एक ग्लास लगा हुआ हो, और जैसे ही आदमी यहां से बटन दबाता है तो उसको यहां से उस चीज की पर्ची कटके और गिरती हुई दिखनी चाहिए उस आदमी को, इस चीज को वीवीपैट का। तब आदमी ने कहा हाँ यार बात तो सही है भाई, बात तो आपकी सही है। बात आपकी इसलिए सही हुई क्योंकि ये पर्ची कट के गिरती हुई दिखेगी तो आदमी को विश्वास होगा कि मैंने वोट दिया, उसको गया या नहीं गया। जैसे मान लो किसी आदमी ने एक्स को वोट दिया तो यहां से एक पर्ची आएगी, एक्स कटता हुआ दिखेगा और आपके सामने कट के गिर जाएगा। बोलो क्लियर है? तो इस प्रकार से ये समय जो दिया गया ना, ये आपको दिखेगा। अंदर एक लाइट भी जलती है, और अंदर एक लाइट जलती है पारदर्शी। पहले व्हाइट लाइट नहीं जलती थी, पहले शीशा सफेद कलर का हुआ करता था। 2014 के पहले चुनाव में, 2014 में जब चुनाव हुए तो ये ग्लास था ना, ये कौन से कलर का हुआ करता था? व्हाइट कलर का। तो आदमी को सीधा ये दिख जाता था हाँ कट गई। तो कट के गिरने का टोटल जो टाइम था ना, ये कितने सेकंड था? 15 सेकंड था कट के गिरने का। सर 15 सेकंड क्यों? आदमी तो तुरंत ही देख लेगा। हो सकता है कोई बूढ़ा आदमी हो, गर्दन हिल रही हो बेचारे की एकदम, और फिर देखेगा तो 15 ऐसे धीरे धीरे देखेगा अगला, तो 15 सेकंड तो लग ही जाएंगे ना। आपने तो युवा के हिसाब से देख लिया कि हाँ बटन दबा दिया, इधर देख लिया। कोई बूढ़ा आदमी जिसको नहीं दिखे वीवीपैट कहाँ है, तो वो आराम से 15 सेकंड में देख के और वोट दे सके। इसलिए ये समय इतना रखा गया, तो 15 सेकंड रखा गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ये वीवीपैट मशीन जोड़ी गई, इससे थोड़ी सी पारदर्शिता आई चीज में, ट्रांसपेरेंसी आई, विश्वास हुआ लोगों को। लेकिन फिर लोग धीरे धीरे आरोप लगाने लग गए। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचने लग गए कि भारत तो एक विकसित देश है। और फिर सरकार ने एक छोटी सी गलती कर दी। सरकार अमेरिका ने आरोप लगाया भारतीय सरकार पर। अमेरिका ने क्या आरोप लगाया? कि भारत सरकार एक सॉफ्टवेयर यूज कर रही है जिसका नाम है पेगासस। भारत सरकार एक सॉफ्टवेयर यूज कर रही है जिसका नाम क्या है? पेगासस। अब ये क्या सॉफ्टवेयर है? और 140 लोगों के नाम दिए अमेरिका ने निकाल के, और भारत सरकार ने यह पेगासस सॉफ्टवेयर 40 करोड़ रुपए में इजराइल से खरीदा है। इजराइल से खरीदा, कितने में? 40 करोड़ रुपए में खरीदा। तो बोला इस सॉफ्टवेयर में क्या था? बोला इस सॉफ्टवेयर में ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी के भी फोन में, आप तो उसके नंबर बता दो, उसके नंबर में फोन में ये डाल दिया जाएगा, और अगर आपका फोन ऐसे साइड में रखा है तो उस फोन में वह कुछ भी कर सकता है आदमी। हैकिंग सॉफ्टवेयर था ये, और ये हैकिंग सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर यह खुद ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग चालू कर सकता है, ऑटोमेटिकली फोन रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिकली वीडियो कॉल, आपके फोन में क्या क्या पड़ा है वो सारी चीजें चेक कर सकता है। और गजब की बात यह कि कई विपक्षी नेताओं के नाम थे। अमेरिका ने जारी की यह सूचना कि भारत सरकार लोगों के अनुच्छेद 21 का हनन कर रही है, प्राइवेसी का हनन कर रही है। और किस किस का? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नंबर तक टेप थे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और उस न्यायाधीश के भी नंबर टेप थे जिसके ऊपर राफेल घोटाला का आरोप लगा था। न्यायाधीश के ऊपर नहीं लगा था, सरकार के ऊपर जो सुनवाई कर रहे थे। जब 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी तो उस समय एक राफेल, फ्रांस से लिए ना अपन ने राफेल विमान, एक राफेल लगभग कितने करोड़ में लिया जा रहा था? 560 करोड़ में लिया जा रहा था। सरकार बदली और एक राफेल 1600 प्लस करोड़ रुपए में खरीदा गया। इतना पैसा कहां गया? तो हाय तोबा मची, बोला घोटाला हो गया बहुत बड़ा। जैसे पिछली सरकारें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला, कई प्रकार के घोटाले हुए, तो बोला बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो घोटाला हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठाई तो जज का ट्रांसफर कर दिया। फिर दूसरा जज आया, वो भी उसका भी ट्रांसफर कर दिया। फिर तीसरा जज आया और वो आनन फानन में फैसला सुनाने ही वाला था। इतने में फिर एक आखिरी फाइल, बोला फाइल कहाँ है राफेल की? बोला सचिवालय में रखी हुई है। बोला अगली सुनवाई पर लेके आना उस फाइल को। फिर अगली सुनवाई पर वकील आता है, कहता है कि सचिवालय में आग लग गई, जल गई फाइल। इस प्रकार के जवाब आए। मतलब सबूत सारे नष्ट किए गए, या कथित तौर पे क्या किया गया
ये गवर्नमेंट जानती है। तो जब ऐसा किया गया तो जो सुनवाई कर रहा था वो न्यायाधीश, उसके फोन में भी क्या छोड़ा गया था, पेगासस सॉफ्टवेयर छोड़ा गया था। तो मतलब इस प्रकार से जांच करवा रही थी। और अमेरिका की एक खास बात है, वो विकसित देश है, वो हर जगह खुद को चाचा चौधरी तो कहता है, लेकिन वो हर जगह ये भी ध्यान रखता है कि लोकतंत्र सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये उसकी अच्छाइयां भी हैं कुछ। तो उसने तुरंत उजागर किया कि भारत सरकार ने 40 करोड़ रुपए में और इन 140 लोगों के टेप करवा रखे हैं फोन। उसके बाद में एप्पल के भाव अचानक से गिर गए एप्पल कंपनी के। क्यों? क्योंकि लगभग बड़े आदमी कौन सी कंपनी का फोन रखते हैं, एप्पल का। और एप्पल अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। उसके बाद एक बार 2-3-4 महीने बाद में राहुल गांधी जी ने फिर कहा कि मेरे फोन पर सिक्योरिटी, एप्पल ने मैसेज भेजा कि किसी लोकतांत्रिक सरकार या किसी एजेंसी ने आपके फोन को हैक करने की कोशिश की है। मतलब एप्पल ने अपना सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया और ज्यादा, क्योंकि एप्पल जो दावा करता था कि मेरे बराबर कोई नहीं सिक्योरिटी, मेरे फोन को कोई हैक नहीं कर सकता, उनके फोन हैक कर लिए। तो उसके बाद में सरकार की ईवीएम तो घेरे में आना था ही, जिसने फोन टेप कर दिए। अब विपक्ष को यह लगा कि जिस आदमी ने, जिन लोगों ने, जिस सरकारी तंत्र ने फोन टेप कर दिए, वो तो ईवीएम टेप कर देंगे। और ईवीएम टेप कर देंगे तो आप जहां बटन दबाएंगे वहीं वोट जाएगा, चाहे आप दबाओ किसी को ही। लेकिन लोगों को एक भरोसा था कि उसको पर्ची कटती हुई दिखती थी, किसमें? वीवीपैट में। अब वीवीपैट में पर्ची कटती हुई दिखती थी। इतने में चुनाव आयोग ने घोषणा की कि आगे से ये शीशा सफेद कलर का नहीं होगा। किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। लोग फिर टेंशन में गए, यार ये ब्लैक कलर का क्यों कर दिया? सफेद का ही ठीक था, दिख रहा था आदमी को। भाई सफेद का रहता था तो जैसे ही पर्ची आती थी कटती हुई दिखती थी। और फिर सर ब्लैक कलर का होगा तो आदमी को दिखेगा कैसे? बोला जैसे ही वो पर्ची कटने वाली होगी, इसके अंदर एक जलेगा। क्या जलेगा? एक बल्ब जलेगा। बोला बल्ब जलेगा तो फिर ठीक है। अब बल्ब जलेगा तो फिर लोगों की टेंशन, अरे यार सफेद ही ठीक थी, बिजली का खर्चा कर रहे हो, बल्ब जला रहे हो, इतना कर रहे हो। बोला नहीं, दिख जाएगी। और फिर एक विधानसभा चुनाव या ऐसा कुछ करा लिया इन्होंने, और उसके बाद में आ गए चुनाव। और फिर चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि अगले चुनावों के अंदर 15 सेकंड की जगह इस समय को हटाकर कितने सेकंड कर दिया गया। मतलब वो बल्ब 15 सेकंड नहीं जलेगा, कितने सेकंड जलेगा? 8 सेकंड ही जलेगा। अब 8 सेकंड जलेगा और दिखा दिया जाएगा। अब विपक्ष ने इस बात को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे क्या किया, उन्होंने बहुत तेज दिमाग लगाया। अब इस 8 सेकंड में केवल आदमी अपनी पर्ची देख ही सकता है, कटती हुई नहीं दिखेगी उसको। भाई 8 सेकंड कितनी सी होती है, गिनती की होती है। बटन दबाया, हो सकता है दिख भी सकती है, लेकिन लोगों को यह शंका हुई कि 8 सेकंड में तो जैसे ही आदमी ने बटन दबाया वो वीवीपैट की तरफ देखेगा, उजाला हुआ, आदमी की फोटो और उसका पार्टी का चिन्ह दिखेगा, और दिखने के बाद में वो कटती हुई दिखे कि नहीं दिखे। 8 सेकंड कितने से होते हैं? तुरंत हो जाते हैं। तो फिर लोगों ने हाय अल्लाह करना चालू कर दिया। और फिर लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने आरोप भी लगाया। विपक्षी पार्टियों ने क्या आरोप लगाया? जैसे मान लो इन्होंने एक चीज की, क्या की? अब आप सुनिए, सबसे गजब बात सुनाता हूं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने ईवीएम को अगर हैक कर रखा है तो बोला उससे नुकसान क्या है, बताइए। तो आरोप ऐसे लगे गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट हैक कर रही है चीज को। अब हैक कैसे किया वो सुनिए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जैसे मान लो, अब कोई भी एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये बीजेपी है,
और ये बीजेपी है, तो बीजेपी के लिए जो भी आएगा फूल, ये कमल का फूल आएगा, मान लो इस प्रकार से ये फूल दिखेगा आपको उस कागज के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में मान लो ये कांग्रेस है, आईएनसी, और कांग्रेस के लिए क्या दिखेगा आपको, इस प्रकार से हाथ दिखेगा आपको, कोई और पार्टी है। अब उन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो किसी आदमी ने कांग्रेस को वोट दिया, बोलो क्लियर है, तो बोला जब जब भी मान लो हो सकता है चुनाव आयोग, या चुनाव आयोग तो क्यों करेगा, जहां भी पार्टियां अगर ऐसा कर रही हैं, हैकिंग कर रही हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया उन्होंने, और बाकायदा एक मशीन लेकर उन्होंने प्रूफ भी करके दिखा दिया ये चीज, क्या कि जैसे ही आदमी बीजेपी को वोट डालता है, तो वोट डालते ही वो पर्ची कट के और गिर जाती है, लेकिन दिखती उतनी है, लाइट उतनी देर जलती है, समझ गए। फिर जैसे ही आदमी ने कांग्रेस को वोट डाला, कांग्रेस को वोट डाला, तो कांग्रेस को वोट डाल दिया, लेकिन समस्या ये है कि जैसे मान लो एक आदमी ने बीजेपी को वोट डाला, तो बीजेपी की पर्ची कट के गिर गई, फिर कांग्रेस को वोट डाला, तो कांग्रेस की पर्ची कट के गिर गई, बोलो क्लियर है। फिर मान लो उसने बीजेपी को वोट डाला, तो बीजेपी की पर्ची इस बार कट के नहीं गिरी, रोक ली वहीं पे। भाई सॉफ्टवेयर कोई ना, कुछ भी हो सकता है आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में। तो मान लो बीजेपी ने अपनी पर्ची रोक ली, समझ गए। अगर अगला बंदा बीजेपी का ही है, तब तो दो पर्चियां साथ गिर जाएंगी, फिर वोट दोनों गिने जाएंगे, समझ गए। और अगर अगला बंदा कांग्रेस का आ गया, अगला बंदा किसका आ गया, कांग्रेस का आ गया, तो कांग्रेस का आएगा, तो ओवरऑल उसको पिछला ही वोट दिखा दिया जाएगा। जैसे पिछला ही वोट कैसे, अभी मैं ये आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कांग्रेस के एक आदमी ने वोट दिया, समझ गए, वोट दिया, तो इसमें अगले को पर्ची दिखनी चाहिए, कितने सेकंड दिखेगी, 8 सेकंड। 8 सेकंड देखते ही वो आदमी चला गया। अब दूसरा आदमी भी कांग्रेस को ही वोट देने आ रहा है, तो वोट देने आ रहा है, तो दोबारा अगला कांग्रेस का बटन दबा रहा है, तो चुनाव आयोग पर यह आरोप लगे कि चुनाव आयोग ने दूसरे आदमी को ही वही पर्ची दिखा दी जो पिछले ने वोट दिया है, समझ गए बात। वो पर्ची कट के नहीं गिरी, और वो पर्ची कट के नहीं गिरी, कट के गिरती तभी तो वो चुनाव में माना जाता। तो चुनाव आयोग मतलब मशीन में ऐसा हुआ कि एक ही पार्टी के अगर दो वोटर एक साथ आ गए, तो एक बात बताओ, अगला क्या करेगा, बटन दबाएगा ना, मशीन में देखेगा। अब उसको थोड़ा ही पता पिछले की कट के गिरी कि नहीं गिरी, उसको तो कांग्रेस दिखाएगा, है या नहीं है, वो खुश हो जाएगा। ऐसे आरोप लगे, बोला 15 सेकंड तो ऐसे होते थे कि अगले को कटते हुए भी दिखती थी, लेकिन 8 सेकंड में, जैसे मान लो मैंने वोट दिया, मैं किसी भी एक्स पार्टी को वोट दे रहा हूं, तो मैंने देख लिया, अच्छा एक्स लिखा हुआ आ रहा है, अब मैं चला गया। उसके बाद में मान लो ये आए और इन्होंने आकर वोट दिया, और इन्होंने भी एक्स को वोट दिया। अब वो मेरे वाली पर्ची नहीं कटे, अगर बल्ब ने जला के वही पर्ची दिखा दी, तो वोट का गफला तो हो गया ना, वो आया नहीं हुआ, और वो काउंटिंग बीजेपी की में हो जाए। इसलिए 2019 के चुनावों में, 2015 के समय जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसके साथ साथ एक और चीज लगाओ, अभी अपन ने वीवीपैट लिखा था ना, ईवीएम के साथ क्या लगाओ, लेकिन फिर यह भी कहा गया कि सर तो फिर ये वीवीपैट लगाने का क्या मतलब, बोला एक जितनी भी एमपी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बूथ के वीवीपैट और एक बूथ की ईवीएम का मिलान किया जाए, एक बूथ के वीवीपैट और एक बूथ की ईवीएम, ईवीएम में कितने वोट पड़े और वीवीपैट की पर्चियां गिनो, किसके पक्ष में कितनी पर्चियां आई, ऐसी गिनती जरूर हो। लेकिन फिर लोगों की शंका हुई, तो सुप्रीम कोर्ट फिर भागे गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप एक से खुश नहीं है ना, तो हम इस बार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग जगह तहसील लेवल पे गांवों में बूथ होते हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वीवीपैट और ईवीएम मिलाएंगे, 5। अब तो खुश होना, तो विपक्ष थोड़ा सा खुश हुआ कि हाँ ठीक है। इस बार 2024 से पहले विपक्ष ने यह कहा कि सारी ईवीएम और सारी वीवीपैट मिलाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। कई बार इन मामलों पर सुनवाई हुई है, कई बार। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जो अनुच्छेद है ना, पुनरावलोकन का अनुच्छेद, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। खुद के दिए गए फैसलों को ही सुप्रीम कोर्ट बदल देता है आने वाले समय में, ये पावर है उसके पास, क्योंकि वो फैसला उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग दिया गया होगा और अब का फैसला अलग दिया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद एक ये कहता है, पुनरावलोकन की शक्ति कहता है, और अपनी ही चीज को बदलने की शक्ति भी देता है। इसीलिए बहुत बार फैसले बदले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बहुत बार फैसले, खुद के ही दिए हुए फैसले आगे चल के बदल दिए जाते हैं। तो फिर कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर हमारा देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री अगर ईवीएम यूज कर रहा है, तो ईवीएम अगर इतनी ही गजब है, तो अमेरिका क्या कर यूज करता है? अमेरिका नहीं यूज करता ईवीएम। अमेरिका, जर्मनी ये क्या यूज करते हैं? ये नहीं करते यूज ईवीएम। ये क्यों नहीं करते?
फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये देश ये कहते हैं कि ईवीएम को क्या किया जा सकता है? हैक किया जा सकता है। और हैक किया जा सकता है तो फिर हम इन पर चुनाव नहीं कराएंगे। तो फिर ये किस पर कराते हैं? ये बैलेट पेपर पर कराते हैं। तो भारत बैलेट पेपर पर क्यों नहीं कराता चुनाव? और ये बैलेट पेपर होता क्या था? बैलेट पेपर इस प्रकार से होता था, जैसे मान लो यहां वोट देना है तो आपको वहां 2 चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे हुए मिलेंगे। आपको वोटर आएगा अंदर, वहां बैठे हुए मिलेंगे। वहां जब बैठे हुए मिलेंगे तो उनके पास एक कागज होगा, बाकायदा एक कागज, ये कागज है और इस पर सारे वोटरों के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे यहां पर मान लो यहां लिखा हुआ है कांग्रेस और कांग्रेस के यहां हाथ का चिन्ह बना हुआ है, ये लो। यहां लिखा हुआ है बीजेपी और बीजे के ऊपर कमल का फूल बना हुआ है। यहां तृणमूल कांग्रेस घास का है, कोई और समाजवादी पार्टी टोपी का, किसी का हथौड़ी का, अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। तो वो साफ कागज एकदम उस वोटर को पकड़ाया जाता था चुनाव अधिकारियों द्वारा। जैसे मान लो मैं वोट देने आया, अगर मैं वोट देने आया तो सामने से यहां से ये लोग मेरे को साफ कागज देंगे। अब मैं क्या करूंगा? उस कागज को लेकर इधर आऊंगा, यहां एक पीपा पड़ा होगा या बक्सा पड़ा हुआ होगा, समझ गए? और उस बक्से के बाहर इंक पैड और पैड लगा हुआ होगा मोर लगाने का, समझ गए? अब मैं वहां से, कोई देख नहीं रहा मुझे, एकदम साइड में हूं, साइड में ऐसे ढक रखा है सारी चीजें। मैं उस कागज को लाऊंगा और उस इंक पैड में इंक मार के जिसको वोट देना होगा उस पर ठप्पा मार दूंगा, समझ गए? फिर क्या करूंगा? उस कागज को मोड़ूंगा और उस पीपे में डाल दूंगा। गुप्त मतदान हो गया मेरा। बोलो क्लियर? इसे कहते हैं बैलेट पेपर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 2 लोगों पर मोहर मार दी तो मेरा वोट गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए, इनवैलिड वोट होना चाहिए। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, अभी जो इनवैलिड वोटों की बात कर रहे हैं ना, ये पुराने जमाने से चले आ रहे सवाल हैं कि फैसला हमेशा कैसे वोटों से होना चाहिए। जैसे ही वोट गिनते जाएंगे, एक आदमी पर मोहर है, वो वोट उसके खाते में गिन लिया जाएगा। और 2 आदमियों पर मोहर है या मोहर है ही नहीं, खाली कागज डाल गया, कोई बूढ़ा आदमी था, नहीं पता था, खुद के हाथ पे करके डाल गया, लो ध्यान नहीं, कागज रह गया, तो वो गिना जाएगा क्या? नहीं। कोई भी गलती कर रहा है अगर मान लो, तो इसका मतलब वो नहीं गिना जाएगा। तो सर दिक्कत क्या है? भारत क्यों नहीं करता इस बैलेट पेपर पे चुनाव? भारत के क्या दिक्कत है? उस समय लोग, भारत में बहुत पुरानी समस्या से जूझ रहा था। भारत में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण लोग बैलेट पेपर लूट लेते थे। कैसे लूटते थे? जैसे मान लो चुनावों की गिनती हो रही है, इस कमरे में चुनाव, आपने सुना होगा ना, आज वोटिंग की गिनती होगी तो पूरे जिले को बंद कर देते थे वहां। तो हर आदमी का, जैसे मान लो मैंने चुनाव लड़ा है तो मेरा एक आदमी वहां बैठा हुआ होगा, क्यों? ताकि गफलेबाजी नहीं हो। दूसरे का एक आदमी बैठा होगा, तीसरे का एक आदमी बैठा होगा, चौथे का एक आदमी बैठा होगा, और कलेक्टर बैठा हुआ होगा जो चुनाव अधिकारी होता है। तो कलेक्टर बैठा होगा, वो कलेक्टर कहेगा हाँ भाई बक्सा खोलो, बक्सा खोलेंगे, हाथ का निशान, हाँ भाई इधर रखो, हाँ फूल का निशान इधर रखो, ये इधर, ये इधर। जब ऐसा लगता था कि वोटिंग हार रहे हैं 150 वोटों से, एक वोट से भी हार सकता है। सचिन पायलट जी कौन हारे थे? वो एक बार हारे थे ना, एक व्यक्ति, एक वोट से हारे थे वो व्यक्ति। तो कुल सीपी जोशी, ठीक है, सीपी जोशी हारे थे। तो एक वोट से भी आदमी हार सकता है। अगर किसी को ये लगा कि यार इसके 3 वोट ज्यादा हैं, तो तुरंत उसके 3 फाड़ देगा। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। देखा किसने? है या फिल्मों वाली स्टाइल में खा जाएगा 5-7 पर्चियों को। अब खा जाएगा तो उसका एक्सरे करा के चीर के तो दिखाने से वो तो सुबह पता लगेगा, दूसरे दिन वो भी नहीं पता लगेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की करतूतें देखने को मिलती थी। इसलिए हम बैलेट पेपर से किस पर शिफ्ट हुए? ईवीएम पर। लेकिन वास्तविकता में आज के समय में ईवीएम पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अमेरिका बार बार ये दावे करता है कि ईवीएम हैक किए जा सकते हैं, लेकिन हमारा चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारी ईवीएम में नेट नहीं है, और जब तक किसी चीज की कनेक्टिविटी नहीं होगी, नेट नहीं होगी, तब तक आप उसको हैक नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जो ईवीएम बनाता है ये कंपनी कौन सी है, और ये कंपनी किसके अंडर आती है, और गवर्नमेंट जो सत्ता में है वो ये चाहेगी क्या कि भाई मैं हारूं? नहीं चाहेगी। इसका मतलब ईवीएम एचसीएल बनाती है, उसमें सॉफ्टवेयर एचसीएल डालती है, सारा काम एचसीएल करती है। तो सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट कहती है कि ये चिप लगाओ, बटन कहीं दबाओ जाएगा मुझे, बटन कहीं दबाओ जाएगा मुझे। हो सकता है या नहीं हो सकता? या तो ये ईवीएम का काम किसी विदेशी आदमी को दो, या फिर ये ईवीएम का काम मान लो विदेशी को नहीं देते हो, भाई विदेशी संस्था जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह हो गया, ऐसी संस्था को दिया जाए, या फिर ईवीएम का काम निष्पक्ष आयोग को दिया जाए। ये तो एचसीएल कंपनी है, जैसे बीआईसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये वाली चीजें, और सेल भेल नाम सुना है ना आपने,
ये कंपनियां किसके अंडर आती हैं? गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ये तो वो वाली बात है कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बैठा दिया कि दूध का ध्यान रखना, पी मत जाना, या नहीं कोई पी नहीं जाए, अब आओगे तो दूध मिलेगा, वो खुद ही पी जाएगी उस दूध को। तो ये तो उस प्रकार की कार्रवाई हो गई कि गवर्नमेंट ही ईवीएम बना रही है, जो सत्ता में रहने का प्रयास करती है, आरोप लगाती है एक दूसरे के ऊपर, और वो ये कहेगी कि हाँ मेरे को हारने वाला ईवीएम। ये सबसे ज्यादा आंखें लोगों की पेगासस के बाद में उठी हैं गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज में ले लिया जो लोगों की जासूसी करता है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी नंबर था 140 में, उसकी भी जांच करवाई जा रही थी कि तुम क्या बात करते हो क्या नहीं करते। तो इस प्रकार से कई चीजें, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। प्राइवेसी का आनंद, इसका मतलब गवर्नमेंट शक ये भी गया कि जैसे मान लो विपक्षी पार्टी है, वो सोच रही होगी हाँ लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग करते हैं, यूपी में बड़ी सीटें जीतनी है अपन को, कल अखिलेश यादव जी कल आप लखनऊ आ जाओ, मैं भी लखनऊ आता हूं और ये वहां बहुत बड़ी रैली कर देते हैं। अब सरकार को तो पहले पता लग गया, वो पहले घोषणा करके वहां पर कर्फ्यू लगा देगी, कर लो रैली नहीं करेगी आपकी तो। या फिर सरकार को पता लग गया कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं मान ले, और कोई भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं चुनाव को जीतने के लिए, तो सरकार ने आपके फोन टेप कर रखे, सरकार को पता है कि ये काम करने जा रहा है विपक्ष, तो आपकी अगली चाल का पहले ही सरकार को कदम है तो उसका तोड़ पहले ही निकाल लेगी, हाँ या ना। इसलिए ईवीएम पर बार बार आरोप लगता है, बार बार आरोप लगता है। वर्तमान में आने वाले समय में भारत की ये राजनीति तय करेगी कि क्या, इसीलिए अखिलेश यादव ने कुल मिला के, और कितनी सीटें हैं, 80 सीट है ना यूपी में एमपीओ की, उनमें से इस बार उन्होंने 36-37 जीती। बोला, और अखिलेश यादव जी का ये बयान था कि अगर मैं 80 में से 80 भी जीत जाऊंगा ना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ईवीएम सही है। क्यों? क्योंकि फिर जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये कहती है विपक्ष को, अच्छा हरियाणा में हार गए तो ईवीएम खराब, और कर्नाटक में जीत गए तो ईवीएम सही, कर्नाटक में कैसे जीते फिर तुम? तो बात तो मुद्दे में, तो बात तो यहां भी है भाई, फिर कर्नाटक में कैसे जीते? तो फिर विपक्ष ये कहता है, बोला लगभग देश को तुमने जीत रखा है, कभी कभी हमें जिता देते हो ताकि शक नहीं हो। समझ गए? एक ऐसी थ्योरी भी है, एक विदेशी अंग्रेज ने क्या किया था, एक किताब लिखी थी, पता नहीं क्या हुआ था, वो क्या करता था, उसने हैक कर रखे थे। आपने एक वो साउथ वाली मूवी देखी है क्या, जिसमें हीरो के चिप लगा देते हैं यहाँ पे, और वो जहां भी जाता था उसको विलन को पता लग जाता था पहले ही। तो एक प्रकार की वो वाली बात हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो कभी कभी सामने वाले को जिता देते हैं ताकि उसको शक नहीं हो। तो बोला आप कर्नाटक कैसे जीते? बोला हमें शक नहीं हो। तो फिर बोला छत्तीसगढ़ कैसे जीते? बोला बस वही काम है, बाकी पूरा देश आपने जीत रखा है। वरना इसके ऊपर मेन बातें इसलिए हैं क्योंकि यूपी में इस बार धरातल पे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स थे, उनकी रिपोर्ट ने यह कहा था कि यूपी में सरकार बदलेगी, 100% यूपी में सरकार बदलेगी, लेकिन यूपी में सरकार नहीं बदली। फिर उसके बाद में हरियाणा के चुनाव को देखो, हरियाणा के चुनाव में हर एक इंसान ने यह कह दिया था कि इस बार बीजेपी गई हरियाणा से। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनको बीजेपी ने हटाया और नायब सिंह सैनी को लगाया मुख्यमंत्री। यहां तक घोषणाएं की जा रही थी, नायब सिंह सैनी को जहां से लड़ाया जा रहा था, मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुद अपना चुनाव हारने जा रहे, खुद अपना चुनाव आ रहे हैं नायब सिंह, लेकिन लास्ट में बीजेपी ने साफ कर दिया कांग्रेस को। तब लोग कह रहे यार ये क्या हुआ। फिर लास्ट में महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बगावत थी। महाराष्ट्र में क्लियर ये लग रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी पे आरोप लगे थे। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी का मुख्यमंत्री हुआ करता था जब चुनाव हुआ, तब कौन थे? उद्धव ठाकरे। कौन थे? उद्धव ठाकरे। उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति एकनाथ शिंदे अलग हुए, असम में गए। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा राजीव के बेटे थे बीजेपी के, उन्होंने उनकी सांठगांठ कराई और बीजेपी के साथ गठबंधन करा दिया। बीजेपी के साथ गठबंधन करा दिया और जो 38 एमएलए हैं ये लेके 38 के लगभग एमएलए एकनाथ शिंदे लेकर असम में चले गए 5 स्टार होटल में, और फिर तुरंत कह दिया कि हम तो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। तो बहुमत गिर गया। बहुमत गिर गया तो उन्होंने ले जाके बहुमत किसको दे दिया? बीजेपी को। तो बहुमत बीजेपी के पास आ गया, और बहुमत बीजेपी के पास आ गया तो एकनाथ शिंदे को कहा गया तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, और जो बीजेपी का मुख्यमंत्री का दावेदार थे फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। इतना विरोध जनता में देखा था। ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकारों ने, हर आदमी के मन में गुस्सा था एकनाथ शिंदे के प्रति कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, इनको हमने वोट दिया और ये जाके दूसरी पार्टी में चले गए। इतना हर एक आदमी में गुस्सा था महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया।
इतनी सीटें जीती जितनी आज तक नहीं जीती, इतनी सीटें जीती जितनी आज तक नहीं जीती। लोग यार ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव में 100% आदमी ये कह रहा था कि सरकार बदलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में किया, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसमें किया था? मध्य प्रदेश में। विधायक उठाए और उठा के बीजेपी के साथ मिल गए। तो इसका मतलब वहां के लोगों में भी गुस्सा था और बीच में सरकार तोड़ी है। जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार तोड़ी, ऐसे बीच में ही कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस के को, और बीजेपी की पार्टी की शिवराज सिंह चौहान बने थे उस समय। अभी तो वो चेंज हो गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बने थे। तो लोगों में एक गुस्सा था बहुत भयंकर, और लोगों में बहुत भयंकर गुस्सा था ना, तो ऐसा लग रहा था कन्फर्म, जो एग्जिट पोल है वो भी ये दिखा रहे थे कि भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश में। और क्या हुआ? बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। दूर दूर तक कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ भी हारते हारते जीते थे बड़ी मुश्किल से। उसके बाद चुनाव हुए दिल्ली में, और दिल्ली के चुनावों का आपको पता है, बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए आम आदमी पार्टी को साइड में कर दिया और रेखा गुप्ता कौन है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस इतिहास को जब देखते हैं ना, तो लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है कि जहां जहां धरातल पर आपका विरोध हो रहा था, वहां वहां आप कैसे जीत रहे हैं। तो फिर महाराष्ट्र के एक गांव ने ये निर्णय लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में एक गांव से एक आदमी खड़ा हुआ था और पूरा गांव उस आदमी के खिलाफ था। पूरा गांव उस आदमी के खिलाफ, एक एक आदमी उस आदमी के खिलाफ था। और जब चुनाव हुआ तो वो आदमी भारी बहुमत से जीत गया। अरे यार, पूरा गांव खिलाफ है, भारी बहुमत से कैसे जीत गया ये आदमी। तो फिर उन गांव वालों ने पंचायत बुलाई। हाल ही में 3-4 महीने पहले की बात है, महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसके बाद उन गांव वालों ने पंचायत बुलाई, दोबारा चुनाव का ऐलान कर दिया खुद ने, बोला हम चुनाव कराएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने वहां मना कर दिया, पुलिस थाना चला गया, वहां पुलिस वाले चले गए। फिर भी लोग ऊपर चढ़ गए कि नहीं, हम दोबारा वोट कराएंगे, हम अपनी मर्जी से वोट कराएंगे। देखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष तो यही चाहता था कि ऐसा भड़के मुद्दा, लेकिन बीजेपी ने ले जाकर वहां आरएसी डाल दी, 100, 200, 300, 400 पुलिस वाले डाल दिए, बोला चुनाव करा के दिखाओ। तो फिर ऐसा हुआ, तो इसलिए लोग ज्यादा शंका में चले गए। अब बीजेपी से अगर ये पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बीजेपी का तर्क भी अपनी जगह सही लगता है। कैसे? बीजेपी कहती है लोग चुनाव कराने लग गए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। कल को तो जहां भी आदमी हारेगा, मान लो हारा सही है तरीके से, लेकिन हारने वाले के लोग कह देंगे हम तो चुनाव कराएंगे, फिर से हम कर लेंगे आपस में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अराजकता हो जाएगी। अगर उस गांव के लोग चुनाव में अगर मान लो वोट करा लेते और गलती से कुछ भी करके दूसरा आदमी जीत जाता, तो फिर तो ये काम हरियाणा वाले भी कराएंगे। ये तो हर वो विधायक कराने लग जाएगा जिसको ये लगता है कि मैं जीतता यार, है या नहीं है बताइए। तो इसका मतलब उनके मुद्दे में भी दम है कि चुनाव तो नहीं कराने दिया जा सकता ऐसे। तो कहीं ना कहीं आज भी ये इस देश का मतलब एक प्रकार से ये भविष्य खतरे में इस प्रकार से है कि ईवीएम जो है ये हैक नहीं हो। बस अगर ये हैक होती है तो ये देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार बुला के और चेक कर ली ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है चुनाव आयोग को कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवा ली, खुद चेक कर ली 2 दिन। चुनाव आयोग ने 2018 में चुनौती दी थी सारे उनको, जितने भी पार्टियां उनको, कि हम 1 दिन के लिए ईवीएम आपको दिखा रहे हैं, आप में से कोई हैक करना जानता है तो करके दिखाइए। लेकिन वो तब की बात थी जब पेगासस उजागर नहीं हुआ था। आज लोग ये कह रहे हैं, उस समय लोग नहीं गए, और आज लोग ये कह रहे हैं क्या कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, रखो तो सही बार। आज चुनाव आयोग नहीं रख रहा। उस दिन कहां गए थे, ऐसे कह रहे हैं उस दिन कहां गए थे 2018 में। तो कुल मिला के ये सारी चीजें ही सवालों के घेरे में। आदमी वोट दे के आ रहा है लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा कि वो जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या। ये 2-4 स्टेप चुनाव आयोग से ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आपने 15 सेकंड को घटाकर 6 सेकंड कैसे, 8 सेकंड कैसे कर दिया आपने। तो चुनाव आयोग कहता है कि इससे वोटिंग करने में, जैसे जनसंख्या ज्यादा रहती है तो वोटिंग करने में जल्दी जल्दी वोटिंग, अगर 15 सेकंड तक दिखता रहेगा तो अगले आदमी का नंबर नहीं आएगा। देखो दोनों जगह आपको पॉइंट सही लगेंगे, अगर उधर देखते हो तो भी सही है और इधर देखते हो तो भी सही है। मतलब कि अगर वोट देते हैं तो वोटिंग में टाइम लगना चाहिए। अब राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग एनी टाइम अपनी साइट पे ये डालता रहता है कहीं भी चुनाव होते हैं तो कि 2 बजे तक इतनी वोटिंग हो गई, 3 बजे तक इतनी हो गई, 4 बजे तक इतनी हो गई, 5 बजे तक इतनी हो गई। लेकिन 2024 के चुनावों में 2024 के चुनावों में चुनाव आयोग ने शाम को 7 बजे
पोलिंग गेट बंद 5 बजे हो जाता है, लेकिन 7 बजे जो डेटा दिया जाता है, शायद 7 तक रहती है क्या वोटिंग, 5 तक रहती होगी ना, तो 7 बजे जो डेटा दिया उस डेटा को रात को 11 बजे चेंज कर दिया चुनाव आयोग ने। जो डेटा शाम को दिया ना उस डेटा को 11 बजे चेंज कर दिया, और चेंज किया उससे यह पता लगा कि जितने वोट 11 बजे उसने लगभग बढ़ाए हैं ना, उतने वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी जीते, लगभग आइडिया। भाई जैसे मान लो बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी जीते ना, जैसे मान लो 5,000 वोटों से जीते हैं, तो चुनाव आयोग ने लगभग 5-6 हजार वोट बढ़ाए। तो इससे विपक्षी पार्टियां और गुस्सा हो गई कि चुनाव आयोग 11 बजे कैसे चेंज कर रहा है डेटा, जब 7 बजे अलग डेटा दिया है कि इस बूथ पर इतने लोगों ने वोटिंग दी है, और 11 बजे कह रहा है, शाम को तो कह रहा है कि 7,000 ने किए, और 11 बजे कह रहा है कि नहीं 7,000 नहीं थे 10,000 थे। तो जितने बढ़ाए हैं ना उतने से फिर जब रिजल्ट आता है तो पता लग रहा है कि उतने से आदमी चुनाव जीत गया। तो फिर चुनाव आयोग से पूछा गया, बोलो बताओ कारण। बोला साहब जब भीड़ रहती है ना, तो भीड़ रहती है तो उस समय क्या करते हैं हम, शाम को 5 जब बज जाते हैं तो जितने भी लोग खड़े रहते हैं सबको अंदर ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि लाइन लगी रहेगी गेट खुला रहेगा फिर तो 7 बजे तक वोटिंग होती रहेगी। तो 5 बजे क्या होता है स्कूल का रूल कि जैसे 50 लोग हैं तो भाई हाँ भाई आ जाओ एक साथ अंदर आ जाओ, और गेट के लॉक कर दिया। अब बाहर वाले बाहर अंदर वाले अंदर, केवल अंदर वालों का ही वोट पड़ेगा, बोलो क्लियर। तो अगर अंदर वालों का वोट पड़ेगा तो धड़ाधड़ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अब तुरंत, और वो इंक्रीज होगा। तो चुनाव आयोग ने ये कहा, जैसे वो वाली बात हो गई, जैसे कई बार अपन फसल रहती है अपने, किस किस के खेत हैं घर पे, हाथ ऊपर करें, तो फसल रहती है तो फसल निकलवाते हैं ना अपन, वो थ्रेसर आती है, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेसर बोलते हैं, थ्रेसर में से फसल निकलवाते हैं। तो फसल जैसे गुवार वगैरह निकलवाते हैं तो वो गुवार निकलता रहता है निकलता रहता है, जब पूरा गुवार निकल जाता है तो थ्रेसर के नीचे भी कुछ इकट्ठा हो जाता है क्या, और उसको भर भर के तुरंत डालते हैं। तो जब थ्रेसर के साइड में जहां अपन भरते रहते हैं उसको भर भर के जब डालते हैं तो अचानक से 1-2 बोरी तुरंत भर जाती है, लास्ट में भरती है या नहीं भरती, क्यों, क्योंकि उसमें पूरा गुवार एकदम साइड में इकट्ठा हो जाता है, तो पूरी बोरी अचानक से भर जाती है। तो चुनाव आयोग ने ये उदाहरण दिया कि लास्ट में जब वो लोग हम अंदर ले लेते हैं तो वो अचानक से तुरंत ही वोटिंग डालते रहते हैं, तो इसलिए हम उस डेटे को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसा बोला चुनाव आयोग ने। फिर भी लोग मान नहीं रहे कि यार क्या हुआ है। फिर एक बड़ी चीज विपक्षी पार्टी एक उठा के लाई महाराष्ट्र में, क्या उठा के लाई, सबसे बड़ी चीज कि महाराष्ट्र में हाल ही में पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में आपको पता होगा लोग, अभी मैंने कहा बीएलओ से वोटर कार्ड बनाते हैं और वोटर कार्ड काटे जाते हैं, तो पिछले 4 साल में महाराष्ट्र के अंदर, एक आइडिया दे रहा हूं केवल मैं, कि 5 लाख वोटर कार्ड बनाए गए 4 साल में। कितने, 5 लाख वोटर कार्ड बनाए गए, और 1 साल के अंदर वोटर कार्ड 32 लाख बनाए गए। कितने बनाए गए, 32 लाख। ये क्या हो गया, पैदा हो गए क्या लोग अचानक से, 18 साल के बन गए अचानक से, क्या चक्कर है। इस चीज पर आवाज उठाई तो चुनाव आयोग ने फिर इसका जवाब दिया। अब आपको हर जगह संदेह होगा, लेकिन फिर संदेह क्लियर भी हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया कि 4 साल में जो आदमी अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहता है हम उसका बनाते जाते हैं, समझ गए। लेकिन 5वें साल जब चुनाव है तो हम चाहते हैं कि सारे लोगों को शामिल किया जाए, इसलिए अभियान चलाया जाता है बड़े स्तर पर, और बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाता है। तो उस अभियान में घर घर जाके जहां भी 18 साल से ऊपर हो गया उसका वोटर कार्ड बना दो, 18 साल से ऊपर हो गया उसका वोटर कार्ड बना दो। क्यों, क्योंकि चुनाव है। 4 साल क्यों नहीं बनाया, चुनाव नहीं था तो वोटर कार्ड क्या काम आएगा, बोलो क्लियर है क्या। तो बात तो ये भी सही है चुनाव आयोग की। फिर एक संदेह और हुआ, चुनाव आयोग ने यह कहा कि जो मेच्योर पीपल हैं, पता नहीं कितने साल से ऊपर के, उन लोगों ने 36 लाख लोगों ने वोट किया है। कितने लाख लोगों ने वोट किया है, और महाराष्ट्र का जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड यह कहता है कि उस उम्र के लोग ही 32 लाख हैं। उस उम्र के लोग ही कितने हैं, 32 लाख हैं। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से राम तेरी गंगा मैली, इस प्रकार का सिस्टम लगता हुआ नजर आता है। तो ये भारत की चुनाव की रूपरेखा है। आपको जब भी वोट देने का मौका मिले बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए। वो अब आगे से मुझे ये पता है कि आप उस ईवीएम का ब्लैक शीशा जरूर देखोगे और उसमें बल्ब जलता हुआ जरूर देखोगे। इस प्रकार से ये हमारी थ्योरी का पैटर्न था। अब हम पढ़ाई करते हैं हमारी, और एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको कि चुनाव कोई भी होगा तो, अब सुनिए मेरी बात, चुनाव कोई भी होगा तो सबसे पहले चुनाव आयोग के पास पहले से ही क्या होगी बताइए, वोटिंग लिस्ट होगी। इसे हम कहते हैं मतदाता सूची। इसे क्या बोलते हैं, मतदाता सूची। उसके बाद में इनमें से जो वोट डालेंगे उनको क्या बोलेंगे,
वोटिंग, इस चीज को बोलेंगे हम क्या बताइए, मतदान बोलेंगे। वोटिंग हो गई ये पूरी, बोलो क्लियर है। वोटिंग में से जो फर्जी वोट है, जैसे मैंने कहा किसी ने डबल ठप्पे लगा दिए, किसी ने खाली छोड़ दिया, बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब फैसला जो होगा वो कैसे वोटों में से होगा, वैलिड वोट, यानी मतलब कैसे, वैध मतों में से फैसला होगा। और अगर दो प्रत्याशी हैं तो अब एक तो कौन होगा, विनर, जिसे क्या बोला जाएगा, विजेता, और एक क्या होगा, लूजर, इसे क्या बोलेंगे, उपविजेता। बोलो क्लियर है क्या। इस प्रकार से फैसला होगा। और जीत के जो वोट होंगे वो जीतने वाले और हारने वाले का अंतर होगा हमेशा। जीत के वोट क्या होंगे, जीतने वाले और हारने वाले का। जैसे जीतने वाले ने मान लो 1500 वोट प्राप्त किए और हारने वाले ने 1200, तो कितने से जीता, कैसे किया, 1500 माइनस 1200। मतलब दोनों को ये ध्यान रखा जाएगा, अगर इसके लिए कहेंगे जीता कितने से, 300 से, हारा कितने से, 300 से, अंतर से ही हारता है, अंतर से ही जीतता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार इतना नोट करिए फिर आगे देख।